चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से लिखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आप देख पा रहे हो कि बच्चे कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखा है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे है और एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपसे पूछता है कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास देख रहे होगे आप, x इक्वल टू -1/3, y 7 नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी y इक्वल टू 7 है एंड x इक्वल टू -2/3 है, एंड ऑप्शन डी में -1/3 एंड y इक्वल टू -2/3 है। तो आइए बच्चे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने का है। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यदि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो x और y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। तो बच्चे हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिया है और ये जो दूसरा मैट्रिक्स दिया है ये एक दूसरे के इक्वल है, और इन दोनों को सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो ये लिख पाएंगे हम 3x + 7 = 0, और यहां से x = -7/3 फाइंड आउट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 - 3x = 4 करने पे आप देख पा रहे होगे 2 - 3x को मैं 4 की इक्वल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, जो कि -3x = 2 हो जाएगा और x = -2/3 दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि x की वैल्यू -7/3 भी आ रहा है और x की वैल्यू -2/3 भी आ रहा है। ये कैसे संभव है इस क्वेश्चन के लिए कि x की वैल्यू -7/3 भी हो और x की वैल्यू -2/3 भी हो, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। x का सिर्फ एक वैल्यू होगा सो दैट कि दोनों के दोनों ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, y की तरफ जाते हैं। यदि y + 1 = 8 करें तो y = 7। आप देख पा रहे हो कि हम 2 1 को इस 2 1 से कंपेयर कर रहे हैं, और इसके साथ 5 = y - 2 कर रहे हैं तो y = अगेन 7 मिल रहा है। तो y के कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, y = 7 सही हो पा रहा है, मगर x के साथ x की वैल्यू -7/3 और x की वैल्यू -2/3 जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इस प्रकार से इसके जो आंसर बनेगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम नहीं फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू जो कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर दे। आप इसको नोट कर लें। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1 is, और इसके लिए चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी दिया हुआ है 18, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 512। तो जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, आपको बताना है कि 3/3 के कितने मैट्रिसेस बन पाएगा, कितने मैट्रिक्स बन पाएगा विद ईच एंट्री, जिसका हर एक एलिमेंट जो हो या तो वो 0 हो या तो वो 1 हो। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है
कि जब भी 3x3 का मैट्रिक्स आप बनाते हो तो ये कुछ इस प्रकार से देते हो एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारा मैट्रिक्स बनता है 3x3 ऑर्डर का, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनाया जा सकता है जिसका हर एक एलिमेंट हो या तो 0 हो नहीं तो 1 हो। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि ये जो पहला एलिमेंट है A11, ये दो तरीके से फिल होगा, दो वे से ये फिल होगा। इस A11 के जगह पे या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को फिल करने का जो वे बना वो 2 वे बना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल बेस इज इक्वल टू पहला एलिमेंट कितने तरीके से भरेगा, दो तरीके से भरेगा। इसी प्रकार से ये जो दूसरा एलिमेंट है A12, ये भी आपका दो मेथड से भर पाएगा, दो बेस से भरेगा। या तो यहां पे भी हम या तो 0 रखेंगे या तो 1 रख सकते हैं। तो इस सेकंड प्लेस को भरने का दो वे है, दो रास्ते हैं। इसी के साथ यदि हम थर्ड प्लेस की बात करें तो ये भी 2 वे होगा। ठीक है, फोर्थ प्लेस की बात करें तो ये भी 2 वे होगा। फिफ्थ प्लेस की बात करें तो भी 2 वे। 6 और इस तरीके से हमारे पास टोटल जो पॉसिबल बेस बनेंगे, जो कि हर एक एलिमेंट जो भरेगा या तो 0 हो या तो 1 हो, या तो 0 या तो 1 हो, या तो 0 रखेंगे नहीं तो 1 रखेंगे। यानी कि हर एक एलिमेंट को भरने का दो रास्ते हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को भरने का दो रास्ते हैं, इसलिए टोटल जो रास्ते बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2 के पावर 9, जो कि आंसर निकल कर आ जाएगा 512। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। ठीक है, आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको नया टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप कि बच्चे आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम लास्ट तक बहुत ही केयरफुली देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आइए बच्चे समझते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो कि बहुत ध्यान से आपको दिमाग में रखना है, तो ही जाकर आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुली समझ में आ जाता है। ठीक है, सबसे जो पहली बात है, यदि आपको मैट्रिक्स A इंटू बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? यदि आपको मैट्रिक्स A इंटू बी फाइंड करना है तो आपको कुछ बातें ध्यान देना होगा। जो पहली जो बात है कि A जो मैट्रिक्स है, इसका देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम, और ये जो मैट्रिक्स बी है इसका जो नंबर ऑफ रो हो। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो आपस में यदि इक्वल हो जाते हैं तो ही जाकर मैट्रिक्स ए इंटू बी फाइंड आउट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है बच्चे, यदि आपको ए इंटू बी फाइंड करना है, यदि किसी मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स ए का आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो
क्या इक्वल है? यदि इक्वल है तो ही जाकर ए बी क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा, तो ही ए बी संभव होगा, निकलेगा, अदरवाइज ए बी बच्चे नहीं निकल पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब ये समझो कि मान लेते हैं कि ए बी पॉसिबल है। ठीक है। तो जब ए बी पॉसिबल है तो ए बी जो बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स बनेगा। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, वो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। यदि ये जो मैट्रिक्स है वो m बाई n का है, ठीक है, और B जो मैट्रिक्स है वो n बाई p का है, तो आपको A क्रॉस B फाइंड करने के लिए आपको लिखना होगा मैट्रिक्स m बाई p का। ठीक है। तो ही जाकर आपका मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। कहने का मतलब यह था कि पहले आपको सबसे पहले यह देखना है कि पहला कंडीशन में कि नंबर ऑफ कॉलम ए का इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी का क्या आपस में इक्वल है। यदि इक्वल है तो उस कंडीशन में हमको यह देखना होगा कि ए बी यदि निकलेगा तो क्या निकलेगा। ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए, ए बी का जो ऑर्डर निकालने के लिए ए का मैट्रिक्स m बाई n है और b का मैट्रिक्स n बाई p है, तो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो m बाई p का बनेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ए बी है, a इंटू बी, यदि आपने a इंटू बी निकाल लिया तो इसको प्री मैट्रिक्स और इसको पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और चौथी जो बात है, यदि ए बी पॉसिबल है, ए बी यदि पॉसिबल हो पाता है, then it is not necessary that BA is also possible। ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे कि BA भी निकलेगा। ठीक है ना। यदि मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि BA मैट्रिक्स भी आप निकाल पाओगे। कहने का मतलब यदि A क्रॉस B निकल जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A भी निकलेगा। ठीक है। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पे। ठीक है। तीसरी नेक्स्ट जो बात है, यदि AB एंड BA बोथ आर पॉसिबल, यदि मान लेते हैं कि AB BA बोथ आर पॉसिबल, यदि AB और BA दोनों के दोनों पॉसिबल हो गया तो इट इज नॉट नेसेसरी डेट, ये कोई जरूरी नहीं है कि बोथ आर इक्वल, कि दोनों के दोनों क्या हो जाए बच्चे, इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये सारे कुछ बातें हैं जो कि अपने दिमाग में रखना, कंफ्यूजन थोड़ा भी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। और लास्ट में यदि ए बी और बी ए बोथ आर पॉसिबल है तो ए जो मैट्रिक्स है वो m बाई n का होगा और b जो मैट्रिक्स बनेगा वो n बाई m का होगा। यदि कब, जब बोथ ए बी बी ए पॉसिबल, जब ए बी और बी ए दोनों के दोनों क्या हो, पॉसिबल हो, तो उस कंडीशन में ए जो मैट्रिक्स है m बाई n का है तो b मैट्रिक्स b बाई n बाई m का होगा। ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। और इस प्रकार से जाकर लास्ट जो बात बता रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो रो से हम कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। रो से किस में करेंगे मल्टीप्लाई, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इन सारे बातों को आप अपने दिमाग में रखते हो और तब जाकर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल इसी के साथ। मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखा है A इक्वल टू 1 2 3 4, जो कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, और B जो मैट्रिक्स लिखा है 1 3 4 5। ठीक है। और कहता है कि फाइंड करो AB। आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, फाइंड AB, AB निकालनी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि AB कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो मैट्रिक्स का,
तो आप देखो कि ए का कॉलम, ये है ए का कॉलम जो कि 2 है, और बी का रो, ये बी मैट्रिक्स का रो क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है? तो ए का जो कॉलम है बी के रो के यदि इक्वल है तो ही जाकर ए बी पॉसिबल होगा और ए बी हमारा फाइंड आउट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मॉडिफिकेशन कैसे होगा। तो यहां पे पहली बात आता है और फिर उसके बाद दूसरी बात कि यदि ए बी निकलेगा तो वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स होगा। आप इसको m इंटू एन कह लो और इसको n इंटू पी कह सकते हो आप। ठीक है, तो जब ए बी निकलता है तो कितने बाई कितने का, m बाई पी का, यानी कि 2, m की भी वैल्यू 2 है और यहां पे p की वैल्यू भी क्या है, 2 है। समझ रहे हो? यानी कि दो बातें आपको हमेशा और हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद तुरंत से आप मल्टीप्लिकेशन कर देना। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लास्ट में लिखना है रो से कॉलम में होगा, रो टू कॉलम, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप पहले रो को पकड़ते हो और इसके पहले कॉलम को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है बच्चे, और इसी रो का सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से आपने देखा कि पहले रो का बारी बारी से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। ठीक है ना, अब चलते हैं दूसरे रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करने। तो चलिए आप देख सकते हो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, और इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फिंगर को कुछ इस प्रकार से रखकर और फिंगर को आप मोड़ सकते हो। ये देखिए, आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि 3 4 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 और 4 से, और इस 3 4 का अगले वाले कॉलम में, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, और जो कि रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिला 9, और ये हो गया 3 प्लस 10 13, 16 प्लस 3 19, 9 प्लस 20 29, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मैंने कैसे किया। आइए मैं इस 2 बाई 2 के लिए और भी आपको एक जनरल क्वेश्चन लेके चलता हूं। ठीक है, एक इजी सा। एक क्वेश्चन है, फाइंड ए बी इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, जो कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, और बी जो दिया है ई एफ जी एच। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ए बी की वैल्यू क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि यहां पे जो ए बी निकलेगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा सबसे पहले देखेंगे क्या ये पॉसिबल है ए बी निकालना। तो ए का कॉलम देखना है और बी का जो ये रो है इसके रो को देखना है। यदि दोनों इक्वल दिखा तो कहेंगे यस इट इज पॉसिबल, और जैसे पॉसिबल हो गया तो रिजल्ट बन जाएगा, जो बचा है 2 बाई 2 का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, और इस रो के इस कॉलम के साथ, दोनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से, a इंटू ई प्लस बी इंटू जी। चलते हैं दूसरे वाले कॉलम की तरफ, a इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। चलिए सेकेंड रो का अब काम करना है, तो c इंटू ई प्लस डी इंटू जी। आप देख पा रहे होगे आपको इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लाइन में जाना है, और c इंटू एफ प्लस डी इंटू एच, और यही हमारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, और बच्चे यहां पर ए बी और बी ए दोनों के दोनों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है m बाई n का है तो बगल वाला n बाई m का है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी अच्छी बात, यदि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो भी ए बी और बी ए पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही है।
चलते हैं कुछ और एग्जांपल की तरफ मल्टीप्लिकेशन पे ही। एक क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू 3 2 minus 1 3 4 1 एंड b इक्वल्स टू लिखा है 1 3 4 2 1 0 minus 3 2 3 और आपसे पूछता है कि ए बी फाइंड करो। क्या ए बी निकल पाएगा? तो आइए देखते हैं बच्चे, इसका ए बी की वैल्यू क्या होगा, किस प्रकार से ये फाइंड आउट होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स में आप देखें कि क्या ये पॉसिबल है। तो पहली जो मैट्रिक्स है ये 2/3 का है और दूसरी जो मैट्रिक्स है 3/3 का है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो जो कि 3 3 है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। तो इस प्रकार से ए बी क्या होगा बच्चे? ए बी विल बी पॉसिबल, ए बी हमारा निकलेगा। और यदि ए बी निकलेगा तो कितने बाई कितने का ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा? तो आप देख पा रहे होगे ये 2 और ये हमारा 3। कुछ इस प्रकार से समझोगे, यदि ये n बाई m बाई n का है और ये n बाई p का है तो रिजल्ट जो बनेगा m बाई p का बनेगा, 2/3 का बन रहा है। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है बच्चे? तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो को पकड़ेंगे और ये बारी बारी से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले कॉलम की तरफ। तो ये लिखेंगे 3 into 1 minus 1 into 2 plus 4 into -3। ये हमने पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से इस रो का सेकेंड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि लिखेंगे 3 into 3 minus 1 into 1 और ये हो गया plus 4 into 2। ठीक है, और तीसरा इसी रो के साथ थर्ड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से 3 into 4 minus 1 into 0 और 4 into 3। आई होप कि बच्चे आपको यह बात समझ में आ रहा है। चलते हैं हम सेकेंड रो के साथ कि अब सेकेंड रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम पे देखते हैं क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख पा रहे होगे कि ये है 2 into 1 plus 3 into 2 minus 1 into 3। ठीक है, मैंने लिखा 2 into 1 3 into 2 1 into -3। समझ में आ रहा है? और इस रो के साथ सेकेंड कॉलम में कुछ इस प्रकार से 2 into 3 plus 3 into 1 plus 1 into 2। आप इसको भी ब्रैकेट लगा लें। और इसी रो के साथ थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार से 2 into 4 plus 3 into 0 अब plus 1 into 3। और इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते ही हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे होगे 3 minus 2 एंड 4 into -3 जो कि -12 हो गया। ये है 2 plus 6 -3, ये है 9 minus 1 plus 8, ये है 6 plus 3 plus 2, ये है हमारा 12 minus 0 plus 12, यहां पे लिखा है 8 plus 0 plus 3। ठीक है ना बच्चों, और तब जाकर ये हमारा रिजल्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से -2 -12 -14 plus 3 -11 और ये हमारा बन गया 8 minus 3 5 8 9 17। आप देख पा रहे हो यहां पे 8 plus 8 16 हो गया, 6 3 9 2 11, यहां पे 12 12 24 हो जाएगा और इस प्रकार से 8 3 11 हो जाएगा और ये हमारा बन गया 2/3 का मैट्रिक्स।
तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुका है। आप चाहे तो इसको नोट कर लें। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो बच्चे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा रहा है। आप भी इसको कर पाओगे। आइए देखते हैं बच्चे कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। a equals to 1 to 3 and b equals to 1 to 3। एक हमने मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल में लिखा जो कि रो मैट्रिक्स बनाया और एक को मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ए बी निकलेगा, और यदि ए बी निकलेगा तो बताओ इस ए बी की वैल्यू क्या होगा। क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? यदि ए बी पॉसिबल है तो इसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चे। और इसके साथ साथ यदि बी ए भी पॉसिबल है तो बी ए को भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखो कि ये जो ए जो मैट्रिक्स है ये 1/3 का मैट्रिक्स है। एक रो है और इसमें 3 कॉलम है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है 3/1 का है, यानी कि पहले मैट्रिक्स को m/n कह लो और दूसरे मैट्रिक्स को n/m कह लो, या n/p कह सकते हो क्योंकि यहां पे आपने p लिखा है। और देख पा रहे होगे कि मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल है, जो कि दोनों की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तब जाकर हमारा ये जो मैट्रिक्स ए बी निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा 1 into 1 का, यानी कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे। ठीक है ना बच्चे, और मल्टीप्लाई होता कैसे, तो इस रो का इस कॉलम के साथ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार से 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3, और ये जो रिजल्ट आ रहा है कुछ ऐसा 1 plus 4 plus 9 1/1 का, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 9 14 1/1। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ए बी फाइंड आउट किए हैं, तो ऐसे ही हम इसको बी ए भी फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं क्या बी ए की वैल्यू हमारा सेम आता है या डिफरेंट आता है। हम चाहे तो इसे नोट करने के बाद इसको मिटा सकते हैं। अब यहां पे आपको बी ए भी फाइंड करना है, तो आप पहले करते क्या हो कि बी को आप पहले लिख लेते हो और ए को बाद में लिख लेते हो 1 2 3 कुछ इस प्रकार से। और आपको यहां पे देखना है क्या बी ए पॉसिबल है, तो आपको देखना है कि क्या बी ए पॉसिबल है, यानी कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है। फिर से जब बी ए निकालना होगा तो बी का देखेंगे कॉलम और ए का देखेंगे नंबर ऑफ रो। ठीक है, और आप देख पा रहे होगे कि बी का जो कॉलम है वो 1 है और ए का जो कॉलम है रो है वो 1 है। ठीक है, यानी कि ए बी की कंडीशन में आपने क्या देखा था, ए का नंबर ऑफ कॉलम यहां पे लिखा भी है और बी का नंबर ऑफ रो, और बी ए के कंडीशन में क्या देखोगे, बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो। ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, और तब जाकर इस बी ए को निकालेंगे हम लोग। तो इस बी ए को निकालने के लिए आप देख पा रहे होगे कि ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, जो कि इसको आप m/n कह लो और ये हमारा n/p है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा m/p का, जो कि 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहला रो के साथ ये तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ इस प्रकार 1 into 1। ठीक है, फिर 1 into 2, फिर 1 into 3। ठीक है बच्चे, सेकेंड रो के साथ हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होते जाएगा 2 into 1। सेकेंड रो के साथ पहले कॉलम में हो गया, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम में 2 into 2, सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम में 2 into 3। इसी प्रकार ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1, 3 into 2 और ये हो गया 3 into 3, और जो रिजल्ट दे रहा है 1 2 3 2 4 6 3 6 9।
यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ चुका है। तो आपने यहां से कई सारे बातों को देखा इस क्वेश्चन से कि यदि ए बी पॉसिबल है तो बी ए नहीं भी पॉसिबल हो सकता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपको देखे होंगे या आगे की क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से क्या देखा, यदि ए बी और बी ए दोनों के दोनों पॉसिबल है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों इक्वल हो, क्योंकि आपने देखा था कि ए बी का जो मैट्रिक्स था वो 1/1 का बना था और यहाँ पे बी ए जो मैट्रिक्स बना है वो एक 3/3 का मैट्रिक्स बना है। दूसरी बात, यदि ए बी और बी ए दोनों के दोनों पॉसिबल है तो ये इक्वल भी नहीं होंगे, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हो। तीसरी जो बात है, यदि ए बी मैट्रिक्स ए m/n का है और मैट्रिक्स बी n/m का है, ठीक इसका उल्टा है, तो ही जाकर ए बी और बी ए पॉसिबल होगा, और पॉसिबल होने के बाद भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आई होप कि बच्चे आप ये सारी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी आपको क्लियर करेगा।